नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार साथियों, नमस्कार योद्धाओं। कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके कैप्सूल क्रैश कोर्स में। और प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे 8 से 9 दिन दीजिए, मैं आपका टाइम वापस वही कर दूंगा। ये आपका टाइम 7 बजे ही था, वो तो 9 बजे आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए मैंने रखा था। और सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। कैप्सूल क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार आ जाइए, और कितने बच्चे आ चुके हैं जल्दी से एक बार मुझे बता दें। चलिए तो शुरुआत कर ले। ओके जी सरकार, आज है हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 और कैप्सूल नंबर 1। चैप्टर नंबर 4 और कैप्सूल नंबर 1 है हमारा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं? बहुत 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 बढ़िया। ठीक, चलिए। ओके 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 ओके। चलिए, सभी बच्चे आ गए। मुकेश, आकाश, आदित्य, प्रियंका, सचिन, रत्नेश, सुहानी, मुस्कान, रोहित, विकास, दिलीप, अंकुर, सैजल, अभिषेक, सभी बच्चे फटाफट एक बार आ जाइए और दम लगाकर हिस्सा वाली बात कर ले। दम लगाकर हिस्सा, दम लगाकर हिस्सा। चलिए, डीवेफ ब्लॉक के तत्व। और मैं सोच रहा हूं मंडे में एक मैजिक करके दिखाऊं आपको, बढ़िया सा जादू। मंडे या ट्यूसडे में, ओके, करके दिखाएं। मंडे में या फिर ट्यूसडे में, याद दिलाना मुझे। मुझे याद दिलाना किसी भी तरीके से। या तो जो मेरी आज क्लास होगी, रिवीजन कैसे करें, उसमें कमेंट करके याद दिला देना। हाँ जी, आज एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करना है उसको कमेंट करके, मतलब उसमें कमेंट कर देना। और चलिए सभी बच्चे आ जाइए। ठीक, आज देखते हैं कितने बच्चे लाइव होते हैं, क्योंकि आज है ना सारे बच्चे एक साथ कैप्सूल क्रैश में कोर्स में आ गए हैं। कैप्सूल क्रैश कोर्स में टॉपर्स 2.0 बैच का तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। यूपी, एमपी, राजस्थान के लिए है प्यारे बच्चे ये वाला। चलो जी, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या बताओगे जी? एक बात मुझे बताओगे? ठीक, कि वास्तव में जब आप इस चीज को पढ़ते हो, डीवेफ ब्लॉक को पढ़ोगे आप, तो डी व एफ ब्लॉक को पढ़ते वक्त आपको ये पता होना चाहिए ना कि वास्तव में कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते कहां पर हैं। आवर्त सारणी अगर सभी बच्चों ने पढ़ी है, आवर्त सारणी अगर सभी बच्चों ने पढ़ी है, तो आइए हम थोड़ा सा आपको इसके दर्शन कराते हैं। टन टनाटन, आवर्त सारणी हाजिर हो। चलिए, ये रही आपकी आवर्त सारणी, ये रही आपकी आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी की एक बात देखना कि इसमें आपको 4 हिस्से दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को? इसमें आपको 4 हिस्से दिखाई देंगे। कौन कौन सा हिस्सा? ये वाला देखो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हिस्से हैं, ये वाले, ये जो पट्टी नजर आ रही है, ये जो पट्टी नजर आ रही है दो वाली, ये वाली, ये क्या है? ये आपकी एस ब्लॉक है। आवर्त सारणी में टोटल 4 हिस्से होते हैं। आवर्त सारणी में टोटल कितने? 4 हिस्से होने हैं। मुझे क्या बताना है? मुझे याद दिलाना है कि जी सर, बड़े भैया, थोड़ा बहुत जादू वादू दिखा दो हमको। हैं, हम साइंस के बच्चे हैं तो पता होना चाहिए ना जी। डी, शहबाज हो जाएगा वो, मैंने आज ही तो बोला है। कल आपने बोला था, मैंने आज बोल दिया। ठीक है, हो जाएगा वो, काहे परेशान हो। अगर आज नहीं होता है तो कल मैं खुद जाकर करवा दूंगा। ओके, चलिए अब इतना बड़ा बड़ा मत लिखिए, मैं समझ गया हूं। मैं उसी बात पे कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों जो आपकी पट्टी नजर आ रही है इस ब्लॉक की है। पी ब्लॉक ये यूपी बोर्ड से उड़ा दिया गया। इसमें इतना हिस्सा पूरा का पूरा क्या है? पी ब्लॉक का है। अच्छा, अब बच्चा कौन सा? अब आपके लिए कौन सा छोड़ दिया? ये हिस्सा, ये आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा पी ब्लॉक है। ये वाला हिस्सा क्या है? पी ब्लॉक है। अच्छा जी, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक है। तो बचा क्या? बचा क्या? बचता है पूरा का पूरा डी और पूरा का पूरा एफ। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला जो नीचे का हिस्सा है यहां तक।
तो ये वाला हिस्सा, ये जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक यानी कि तीसरा हिस्सा। और देखो दो बिल्कुल अलग से बेचारे पड़े हुए हैं नीचे, किसी ख्याल में कि कब आओगे तुम। ये वाले दो देख रहे हो, इनको भारत से ही निकाल दिया। भारत से क्या, पूरे समाज से ही निकाल दिया, तुम निकल जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। इसको मुख्य आवर्त सारणी कहते हैं। और ये वाले जो दो हिस्से आप दिख रहे हैं, ये एफ ब्लॉक है बेचारे। ये कौन से वाले हैं, ये एफ ब्लॉक हैं। कौन से ब्लॉक हैं, एफ ब्लॉक हैं। इनमें से एक पट्टी ये रही, एक पट्टी ये रही, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना पढ़ना है, ये वाला। हमें कौन सा वाला पढ़ना है, ये वाला, ये वाला। अच्छा, तो इसमें तो सर हमें 1 2 3 4 4 पट्टियां दिखाई दे रही हैं। 4 पट्टियां कौन कौन सी, हाँ आज 8 बजे सुबह क्लास हो गया था, गलती से वो क्लिक हो गया था स्टीमर पर, इसलिए गड़बड़ हो गया जी। मैंगो वाला जादू, दूसरा जादू दिखाएंगे। पहले देखो कितनी पट्टियां हैं, जल्दी से मेरे साथ गिनकर बताओ। 1 2 3 4, जिनमें से नीचे वाली पट्टी कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा आपसे, तो कौन सी हो गई, प्रथम। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, द्वितीय। फिर कौन सी होगी, तृतीय। फिर कौन सी होगी, चतुर्थ। 4F से शुरू होते हैं, 4F 5F 6F है ऐसे ही। नहीं, 3D 4F यहां से है, मैं चेक करना चाह रहा था। 3D 4D 5D 6D। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से लेकर कहां तक के तत्व होते हैं, तो आप क्या कहोगे, जी बताओ सरकार, मुझे बताओ प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व से लेकर कितने तत्व होते हैं, जल्दी से एक बार बता दें जी। ओके, स्कैंडियम से लेकर और कहां तक, जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर कहां तक प्यारे बच्चे, जिंक तक होता है। और अगर द्वितीय संक्रमण श्रेणी देखोगे 39, यानी कि येटेरियम से शुरुआत होती है और कैडमियम पर जाकर रुकता है। अगर किसी बच्चे को 40 तक याद है, अच्छी बात है। किसी को 50 तक परमाणु क्रमांक याद है, बहुत अच्छी बात है। तो 50 तक अगर याद है तो आपको पूरा का पूरा प्रथम द्वितीय कवर हो जाएगा। तृतीय याद नहीं रखना, चतुर्थ याद नहीं रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रथम से ही आएगा। आइए अब शुरुआत कर लेते हैं। ये मैंने आपको ये डिटेल के साथ बता दिया, ये मैंने आपको डिटेलिंग के साथ यहां पर बता दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लो जी, तो शुरुआत कर लें जी। सबसे पहले डी व एफ ब्लॉक के तत्व में, डी व एफ ब्लॉक के तत्व में आपके पास सामने बात आती है, डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व उसको कहा जाएगा जिसके आखिरी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आता हो। हर एक कोई भी तत्व की बात करेगा तो जिसके आखिरी के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आता हो, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं, एंटर करते हैं, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में या डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर आप एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ोगे तो यहां डी की जगह एफ कर देना, तो डी ब्लॉक के तत्व की जगह एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। सारी की सारी कहानी यहां तक है। अच्छा, तो भैया इन डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, संक्रमण धातुओं के नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण धातुओं को अगर नाम से जाना जाएगा तो क्यों जाना जाएगा और कौन कौन से नहीं होते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया, एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को किससे संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से नहीं आते। ये वही वाली बात है कि जब रावण पूरा का पूरा राक्षस कुल का
एक अलग बंदा मिल गया जो था विभीषण, अलग था, है ना, विचारों से अलग था। ऐसे ही डी ब्लॉक में आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी का मतलब पारा, ये डी ब्लॉक में होते हैं, लेकिन इनको संक्रमण धातु नहीं कहते। एक क्वेश्चन ये बनेगा, अगर बनेगा तो एमसीक्यू में, कि कौन कौन से संक्रमण धातु नहीं होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, संक्रमण धातु कहा क्यों है, यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों को, ये तो मैं आगे चलूंगा कि ये क्यों कहेंगे, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को किसमें, 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, पहली वाली, जो कि मैंने आपको बताई थी, कहां से लेकर, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। फिर आती है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, मैंने आपको बताया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहली वाली को तो कहेंगे 3D, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में होता है। दूसरी वाली को कहेंगे 4D, तीसरी वाली को कहेंगे 5D, और चौथी वाली को क्या कहेंगे, 6D कहेंगे। यानी कि पहली वाली स्कैंडियम से शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है, जिंक तक। किसी बच्चे को स्कैंडियम से जिंक तक याद है तो जल्दी से बताएं, सचिन जी, ओके, जल्दी से बताओ। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अगर किसी को याद है उंगलियों पर तो जल्दी से बता दे, जहन लिखकर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद है तो याद करना होगा। कैसे याद करेंगे, वही स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये आपके 30 तक। उसके बाद 40 तक जो याद कर लेगा उसको और अच्छा लगेगा, 50 तक याद कर लेगा उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा भाई अपने ऊपर, हाँ बढ़िया हूं मैं तो। फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी आपको 2 तक अगर याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो प्रथम वाली पूछी जाती है। ये 39 येटेरियम से शुरू होती है, येटेरियम और कैडमियम पे जाकर रुक जाती है। फिर तीसरी देख ही लेते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी होती है। ये लैंथेनम से शुरू होती है, लेकिन यहां पर विवाद चल रहा है। लोग इसको 4F वाला समझते हैं, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाला, इसको लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाला समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखोगे ना तो ये 3D के बाद 4D के बाद जो 5D है वो 57 से शुरू होती है और 6D 89 से शुरू होती है। ये बस कहने की बात है कि ये हाँ भाई F ब्लॉक के हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती उठाकर वहां पर भेजा गया था। मैं आपको दिखाता हूं, इनको जबरदस्ती उठाकर कहां पे भेजा गया था, वहां पर भेजा गया था किसमें, F ब्लॉक में। इन वालों को देखो, ये रहा, यहां से 57 लेंथेनॉइड है और ये एक्टिनॉइड है। देखो यहां उठाकर लगा दिया, इनको 2 जगह से उठाकर यहां लगा दिया बेचारों को। इसी वजह से ये कहते हैं भाई तीसरी और चौथी याद ही मत करो, कोई बात नहीं, मत ही याद करो। ओहो अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनको याद करना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, याद करना जरूरी नहीं है। तो तृतीय और हो गई चतुर्थ, तो याद रखेंगे। नॉर्मल कितनी श्रेणी में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ओके, ये यूयूबी होगा, अननबाइयम, यूयूबी होगा, ये यूयूबी अननबाइयम, 112वें वाले का नाम अननबाइयम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, संक्रमण धातुएं। चलो बताओ, संक्रमण धातु की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मैंने कहा था कि संक्रमण धातु क्यों होती है। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल पर एक वीडियो आनी है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट और आपका वाइवा, ठीक है। चलिए, संक्रमण धातुएं यानी कि 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण धातुएं क्यों कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कैसे वाले, अकेले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें संक्रमण धातुएं कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते जिनके आखिरी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी कक्षक में, उनको संक्रमण धातु कहा जाता है। यानी कि एक सीधी सी बात है, D0 और D10 को छोड़कर, D0 D10 को छोड़कर
जो आखिरी में पाया जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं कहा जाता है। ओके, संक्रमण धातु है जिनके आखिरी में अकेले इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एक अकेले, ठीक है, सिंगल सिंगल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है मैग्नीज 25, 26 है आयरन, 30 है निकल और 28 है, 30 है जिंक और 28 है क्या? निकल। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आप देखना मैग्नीज का 25 है, तो मैग्नीज के जब 25 है तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2, 25 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर RW लिखकर यूट्यूब पे सर्च कर लो, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में ये केमिस्ट्री सिखाई जाती है साइंस में, ठीक है। ओके, तो 25 इलेक्ट्रॉन को मैं बांटूंगा। 25 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 3d5, यानी कि ये क्रम में होता है ऑफ बाउ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहां तक देखोगे तो प्यारे बच्चे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए और आखिरी में क्या बचा? 3d 5। आखिरी में क्या बचा? 3d 5। मुझे बताओ डी वाला, सबसे लास्ट वाला देखते हैं, सबसे लास्ट वाला देखो, ऐसी 26 में 3d 6 हो जाएगा। जब आप 30 लिखोगे तो 3d 10 हो जाएगा। आखिरी वाले दो देखो, बस डी वाला देखो, निकल कितना हो गया? 3d 8 हो गया। तो डी में कितने डब्बे बनते हैं प्यारे बच्चे? डी में बनते हैं 5 डब्बे। डी में कितने कक्षक बनते हैं? 5 कक्षक बनते हैं। डी में कितने कक्षक बनते हैं? 5 कक्षक बनते हैं। तो मैंने 5 कक्षक बनाकर दिखा दिए। मैंने 5 कक्षक बनाकर दिखा दिए, ठीक है। चलो जी, तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5। बताओ, अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इसमें? अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? संक्रमण धातु है। ओके जी भाई। दूसरा वाला 3d6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। गिन लो कितने कितने अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे गिनकर बताना। बिल्कुल हिमांशी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। वन शॉट वीडियो आएगा, काहे नहीं आएगा, बैक टू बैक आएगा अब तो वन शॉट वीडियो। चलिए, तो 3d6, तो 1 2 3 4 5 6, और आज एक 8:45 की वीडियो है। रिवीजन कैसे करना है उसके हिसाब से मैं सिस्टम बना कर दूंगा। जिंक 30 नंबर पे है, जिंक लास्ट में कितना? 3d 10। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बाप रे, सारे के सारे डबल हो गए हैं। ये संक्रमण धातु नहीं है। 30 वाले को जी क्लिक कर दो, खत्म कर दो, टाटा बाय बाय कर दो। अच्छा, इसका देखेंगे, निकल कितना? 28 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। इसका एक मैं छोटा सा तरीका बताऊं, कॉपर क्रोमियम को गोली मारो। जैसे 28 है ना, देखो कितना जल्दी तरीका बताऊंगा। ये जैसे 28 है, 4s3d लिखो, बाद में क्या लिखो? 4s3d लिखो। ये 28 है, इसका 2 यहां लगा दो, इसका 8 यहां लगा दो, हो गया। कॉपर और क्रोमियम तो अपवाद है ना, उसको गोली मारो, उसको बाद में देखेंगे। अब जैसे ये 2 28 नंबर पर है, आपको पता चल गया, तो लास्ट में लिख दो सबसे 4s3d। ये 28 है, 2 8, तो इसका 2 उठाकर यहां लगा दो, इसका 8 उठाकर यहां लगा दो। ये तरीका है, मैं तो ऐसे ही निकाल देता हूं। तो लास्ट में कितना आ रहा? 8, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी क्या है? 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? ये संक्रमण धातु हो जाएगा, संक्रमण धातु हो जाएगा। जरा इसका करके दिखाओगे? मैं लास्ट में बताना 3D में कितने हैं। मैंने कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट का कितना होता है? 27 नंबर पर होता है। ये करते 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 4s आ गया, 3D आ गया। जल्दी से बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी से फटाफट फटाफट बता दो जल्दी से। अयुग्मित, अयुग्मित कह लो, अकेला एक सिंगल दिखाई दे जाए, बस अकेला एक सिंगल दिखाई दे जाए। जिंक इस वाली कैटेगरी का नहीं, जिंक तो है ही नहीं।
जिंक तो 30 में चला गया, मैंने 2 वाली सीरीज का बताया है, 21 से लेकर 21 22 इस तरीके से अगर आपको निकालने हैं तो। जी जल्दी से बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जिंक तो वैसे भी संक्रमण धातु नहीं है, ये तो वैसे भी आगे लास्ट में आता है, तो यहां पर क्या होगा 27 है, तो 27 का क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 4s2 3d7 चेक कर लीजिएगा। 3d7 जब हम चेक करेंगे तो कितने डब्बे, 5 डब्बे, कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 3 अकेले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं अयुग्मित। तो कोबाल्ट भी क्या होता है, कोबाल्ट भी क्या होता है, संक्रमण धातु। ये बात समझे, तो कितना है भाई, कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। चलो जल्दी से बताओ, डी ब्लॉक की श्रेणियों को कितने हिस्सों में बांटा गया, जल्दी से। डी ब्लॉक की श्रेणियों को कितने हिस्सों में बांटा गया, हैंड टू हैंड चेक करते हुए चलूंगा, हैंड टू हैंड। ओके 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 ओके, ठीक है। और कॉपर और क्रोमियम अपवाद हैं, ध्यान रखना इस बात का, कहीं इसको संक्रमण धातु से बाहर कर दो। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अपवाद हैं, ये संक्रमण धातु का भी अपवाद है, ये अपवाद आते हैं, कॉपर क्रोमियम अपवाद हैं इनके। चलो डी ब्लॉक की श्रेणियों को बांटा गया 4 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणी में। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक होती है, जल्दी से बताओ फटाफट, सिस्टम हैंग कर देंगे, गजब दम लगा देंगे ऐसे। तो भाई प्रथम संक्रमण श्रेणी अगर मैं बात करता हूं तो प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक है, ये 21 स्कैंडियम से शुरू होती है और कहां पे जाकर खत्म होता है प्यारे बच्चे, 30 जिंक पर जाकर खत्म होता है। कहां पर खत्म होता है, 30 जिंक पर जाकर खत्म होता है। संक्रमण धातु नहीं कहलाते हैं, कौन कौन से संक्रमण धातु नहीं होते हैं, कौन कौन से संक्रमण धातु नहीं होते हैं, तो प्यारे बच्चे जिंक नहीं होता है, कैडमियम नहीं होता है, और मरकरी यानी कि पारा नहीं होता है। ठीक, पारा नहीं होता है। इसके अगर नाम नहीं आपको याद है तो नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम है प्यारे बच्चे जिंक, इसका नाम है कैडमियम, कैडमियम, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं नाम लिखने में, ये मरकरी है, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पारा बोलते हैं, पारा। कहते नहीं तूने मेरा पारा गर्म कर दिया भाई। चलो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु क्यों होते हैं, क्या ऐसा हो जाता है इसके अंदर कि वो डी ब्लॉक के संक्रमण धातु हो जाते हैं, ये अपवाद है, ध्यान रखना, ये अपवाद हैं, ये अपवाद हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इनको दे देता है, नहीं तो ये संक्रमण धातु ही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद हैं, कई बार बता रहा हूं, कॉपर क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम सिल्वर, कॉपर क्रोमियम सिल्वर क्या है, अपवाद हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, नहीं तो ये भी संक्रमण धातु ही थे। ये आप देख रहे हो ना 3d10, बच्चों को लग रहा होगा। चलिए तो एक बात ध्यान रखिएगा, 4s1 3d10 ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, नहीं तो संक्रमण धातु ही था, बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद होता है। चलिए तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं भाई, क्योंकि ये क्या होता है, अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम डी कक्षकों में इनके क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और के अब बताओ ये टाइटेनियम ये है, ये संक्रमण धातु है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या ये टाइटेनियम संक्रमण धातु है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार सर जी एब्सोल्युटली राइट, ओके ओके, होना भी चाहिए, जल्दी से, ठीक है, इतनी स्पीड बना के रखोगे रिवीजन कैडम कैड जाएगा, बिल्कुल ताबड़तोड़ रिवीजन ताबड़तोड़ जाना है। तो बताओ ये है 22 टाइटेनियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ भाई 3d2, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिंगल सिंगल ही तो आएगा, तो ये संक्रमण धातु है, हाँ जी संक्रमण धातु है, और होगा भी, ये वाले नहीं है बस, बाकी सब हैं। अच्छा ओके, चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक,
ओके ओके ओके। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसी लाइन पर, ये एक ऐसा आंसर है, इस लाइन को एक बार पढ़ो, देखो कितना मैजिक तरीका बताता हूं। इस लाइन को एक बार पढ़िए, और ये जो लाइन है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यही है। यानी कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे, देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में यही आंसर लिखना है, अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ये बड़ी फेवरेट लाइन बन गई डीवेफ ब्लॉक की। एक नंबर में क्वेश्चन पूछे चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे, ये फेवरेट लाइन है, फेवरेट लाइन है इसकी। कौन सी? अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या क्या होता है। डी ब्लॉक में आ गए। डी ब्लॉक में क्या है? अंतिम। डी ब्लॉक में क्या है? अंतिम। अंतिम डी कक्षक में अगर अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से क्या क्या होता है डी ब्लॉक में। आओ जरा देखते हैं क्या क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहते हैं, तो आंसर यही लिखना है। ये क्वेश्चन है, आंसर यही लिखना है। भाई बताओ संक्रमण धातु क्यों कहते हैं, बताओ क्या लिखोगे आंसर? आ जाएगा बेटा, बिल्कुल संतोष। काहे टेंशन ले रहे हो, धुरंधर ट्रिक मचा दिया हूं। बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ूंगा बस, अच्छे अच्छे, बाकी पे तो ध्यान ही नहीं है। जो बच्चा अपना सटीक आंसर दे रहा है ना, आंसर पे ध्यान है बस मेरा। ओके, यही बताओ संक्रमण धातु क्यों है? क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन भाई? ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? संक्रमण धातुएं या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो रंगीन क्यों होते हैं? लाल, हरे, पीले, नीले, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में अकेले इलेक्ट्रॉन है। ये चुंबक की तरफ क्यों जाते हैं? ये अनुचुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या दिखाएंगे तो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं वो। तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन ये होगा कि उत्प्रेरक की भांति कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। और बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, और बताओ ये मजबूत बंध धात्विक बंध क्यों बनाते हैं? क्योंकि अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे बताओ इस धात्विक बंध, ये जो मजबूत बंध बना है, इसकी वजह से जो इसकी धातुएं होती हैं वो मजबूत होंगी या मुलायम होंगी? कमेंट करके बताइए जल्दी से जी। चलो एक छोटी सी लाइन इंग्लिश में बोल दूं, कुछ पढ़ाते वक्त इंग्लिश में हो जाना चाहिए मजेदार। कैन यू गिव मी द आंसर? कैन यू आंसर मी? द metallic bond is responsible to the rigidity or hardness of the metal. This statement is true or wrong? क्या इस धात्विक बंध की वजह से जो इसकी धातु होंगी वो मजबूत होंगी या मुलायम होकर ऐसी टूट मूट के ऐसे तोड़ ताड़ के फेंक दोगे? भाई मजबूत होंगी, सीधी सी बात है, धातु है, मेटल है, कहते हैं लोहे जैसा। भाई अगर वो इंसान पढ़ा लिखा होता ना तो बिल्कुल ये ना कहता लोहे जैसा मजबूत, क्योंकि सबसे मजबूत धातु लोहा होती ही नहीं है। फिर भी पता नहीं लोहे जैसा क्यों कह देते हैं, फिर भी पता ना लोहे जैसा क्यों कहते हैं। लोहे सबसे मजबूत नहीं होता है और ना ही लोहा सबसे कठोर होता है, फिर भी कहते हैं लोहे जैसा, क्योंकि उस वक्त लोहा ही पता था। लोग अगर थोड़े से पढ़ लिख लें तो पता है क्या कहेंगे? मेरा जो ये शेर है ना ये क्रोमियम जैसा कठोर है और ये टंगस्टन जैसा मजबूत है। कभी सुना है किसी को कहता वो टंगस्टन जैसा मजबूत है मेरा शेर, मेरा छोटा भाई है?
किसी फिल्मों में भी नहीं होगा कि ये तो लोहे के हाथ हैं। क्या कहता है, 4.25 किलो के हाथ, या कितने हैं, 4.25, 4.25 किलो का हाथ है चड्ढा, कितने किलो का कहता है मैं भूल गया। तो धात्विक बंध, मजबूत बंध, अगर ये मजबूत बंध बना रहे हैं तो इसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये कठोर हो जाएंगे, इनको गलाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इनके गलनांक अधिक हो जाएंगे, और इनकी अधिक कणन एंथैल्पी हो जाएगी, यानी कि इनके कणों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, इनके कणों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों कठोर बंध बनाए, मजबूत बंध बनाए इस वजह से, तो ये कठोर हो जाएंगे, हाँ जी हो जाएंगे। क्या इनका गलनांक अधिक हो जाएगा इस वजह से, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो हो ही जाएगा। अधिक कणन एंथैल्पी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, कणों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई है, ये बात हमको समझ में आ गई है। चलिए अब जरा देखते हैं भाई, बताओ क्या क्या आपने सीखा, फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं बताऊंगा आपको। बताओ क्या क्या आपने सीखा। संक्रमण धातुएं अधिकतर मुलायम होती हैं या कठोर होती हैं? जी, संक्रमण धातुएं अधिकतर मुलायम होती हैं, कठोर होती हैं। संक्रमण धातुओं के, एक बार देख लें, संक्रमण धातुओं के दो दो बार कैसे लिख दिया। संक्रमण धातुएं अधिकतर क्या होती हैं, चलो आप बताओ। संक्रमण धातुओं के आयन, आयन, संक्रमण धातु के आयन होते हैं। चलो दूसरे ही कुछ ऐसे होगा, कठोर होते हैं, हाँ अधिकतर कठोर होती हैं। और ये वाली लाइन एक्स्ट्रा लिख गई है मेरे ख्याल से, ये लाइन एक्स्ट्रा लिख गई तो इसको कुछ बन ही नहीं रहा इसमें, ऊपर से बनाओ। संक्रमण धातुएं अधिकतर कठोर होती हैं, चलो जी ये तो बन गया, कठोर होती है। संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं या कलरलेस होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, बन गया बन गया। संक्रमण धातुओं के गलनांक, गलनांक इसमें टाइप नहीं हुआ। संक्रमण धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? भाई ज्यादा होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, ये गलनांक नहीं लिखा था इन्होंने, टाइप थी इसलिए गड़बड़ हो गया था। संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं या रंगहीन होते हैं? भाई रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं प्यारे बच्चे, रंगीन होते हैं, रंगीन। रंगीन मिजाज है तुम्हारा, आजकल देख रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान और आंखों में चमक है, शक है हमें किसी और से तो मिलकर नहीं आए हो। चलिए, तो क्या हो गया, रंगीन है। संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं, चुंबक की तरफ जाते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय होते हैं। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अकेले इलेक्ट्रॉन हमेशा रंगीन मिजाज के होंगे और अनुचुंबकीय यानी कि चुंबक की तरफ भागेंगे। अकेले हैं, अकेलापन भाई सबको चुभता है। संक्रमण धातुएं कैसी ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है? संक्रमण धातुएं कौन सी, किस तरीके की, एक ही जैसी ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा या बदल बदल के दिखाएगा? तो ये क्या होगा भाई, परिवर्ती, परिवर्ती यानी कि बदल बदल कर, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, बदल बदल के दिखाते हैं। अच्छा, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। और मैं आपको पहले से ही यहां पर 2 पॉइंट बता दूं जनरल नॉलेज के लिए। तो सबसे कठोर जो धातु होती है प्यारे बच्चे, क्रोमियम होती है।
सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? क्रोमियम होती है, Cr। और सबसे मजबूत धातु जो होती है वो होती है टंगस्टन। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन होती है। टंगस्टन को W से दिखाते हैं, वॉल्फ्रेम इसका ओरिजिनल नाम है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु भी टंगस्टन है, इसी वजह से इसको बल्ब में लगा देते हैं। सबसे उच्च गलनांक, सबसे उच्च गलनांक की धातु जो है, उच्च गलनांक की जो धातु है वो भी क्या है? टंगस्टन ही है। वो भी क्या है? टंगस्टन ही है। टंगस्टन, इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस पार जाता है। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस पार जाता है। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई है। तो कौन कौन सी संक्रमण धातु होते हैं? रंगीन आयन दिखाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, ये धात्विक बंध बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। मुझे बताओ Fe2+, Ni2+ और Mn2+, इन तीनों में से कौन रंगीन है और कौन अनुचुंबकीय है? लो जी, आ जाएंगे बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस तरीके से लिख कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब बहुत पहले गूगल लोग करते थे, तो अब तो गूगल ने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया। गूगल में पहले प्लेटिनम दिखाता था, लेकिन प्लेटिनम नहीं होता, क्रोमियम होता है। इसी वजह से लोहे में क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील कठोर होती है, कठोर और मजबूत में अंतर है। कठोर से चाकू तलवारें बनती हैं और मजबूत से हथौड़ा बनता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन कौन रंगीन है और कौन कौन रंगहीन है। तो आखिरी में ही देखोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। Fe2+ है, इसको निकाल कर मैं दिखाता हूं। जैसे एक मैं निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप करना। Fe यहां पर 26 है, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 4s2 और 3d6। 4s2 3d6 लिख दिया मैंने, 4s2 3d6। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? Fe2+ करूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? Fe2+ करूंगा। तो Fe2+ अगर यहां पर है तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये रहा Fe2+, ये अपने अंदर से पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, सारे के सारे जितने भी हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसको। जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा 4s में से, अगर और जरूरत पड़ी तो 3d में से निकालेगा। तो पहले किस में से निकालेगा? 4s में से निकालेगा, और जरूरत पड़ी तो किस में से निकालेगा? 3d में से। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने कितने हैं? 2 निकालने हैं। तो ये 4s में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 4s 0 हो जाएगा, और 3d6 का 3d6 ही बना। तो आपको इसका डब्बा बनाना होता है, इसके 5 बॉक्स बनाकर इसको भरना होता है। तो यहां पर क्या आया? यहां पर आया प्यारे बच्चे 4s 0 और 3d6। इस 3d6 का बॉक्स बना लेता हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 पे लगा दो भाई, अकेले इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? रंगीन होगा, और क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक की तरफ भागना। ओके जी, दूसरा बताओ Ni2+। तो Ni का कितना होता है? 28 होता है। इसको मैं देखूंगा तो करते 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 4s2 3d8 हो जाएगा। 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कितना? ये 4s 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 3d8 हो गया। इसको बना लो सरकार। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये भी क्या होगा? ये भी प्यारे बच्चे रंगीन होगा, और क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। रंगीन होगा और क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। रंगीन होगा और क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। चलिए अगला देखते हैं।
Mn2+ की बात करेंगे तो मैग्नीज कितना होता है, 25 पर होता है। मैग्नीज 25 पर होता है तो 4s2 और 3d 5 हो जाएगा। इसका अगर मैं मैग्नीज 2+ की बात करूंगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये खर्च हो गया, तो क्या बचा 4s0 3d 5 बचा। अब ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा भाई 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये देखो अकेले, जो अकेले ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5, तो उसको हम n बराबर लिख देते हैं 5। तो ये क्या होगा, ये भी रंगीन है। अरे भाई सारे के सारे रंगीन है, तो ये तो सारे के सारे रंगीन हैं। रंगीन व अनुचुंबकीय, रंगीन व अनुचुंबकीय। चलो मैं एक देता हूं, अगर इसको आपने तुरंत कर दिया, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा तो मजा आ जाएगा। नहीं कर पाए तो भाई मुझे तो बहुत उम्मीद है आपसे। स्कैंडियम 3+ बताओ कलर है या नहीं है, जल्दी। कलरफुल है या नहीं है? सावेद बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर जितने इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर प्लस दिखाई दे रहे हैं उतने निकाल दो। और अभी जैसे मैंने भर के दिखाया था वैसे आप भर के देखिए इलेक्ट्रॉन्स, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बिना कॉपी पेन के कोई नहीं बैठेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। ओके 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 जी। और आज 8:45 पर सभी बच्चे आ जाएंगे। 8:45 पर सभी बच्चे आ जाएंगे। स्टीमर से इसमें कीबोर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, टाइप करने वाला, तो कैसे बच्चों को दिखाएं फिर? बच्चों को कैसे दिखाएं? चलिए जी, तो आज YouTube पर 8:45 पर रिवीजन कैसे करना है एग्जाम में, वो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी देखेंगे। आपको RW ट्यूशन क्लासेस पे जाना है और काम करना है। चलो, ये इसमें कीबोर्ड वाला नहीं लगता। चलिए, तो फिर हम दिखा देंगे अभी, बस 1 सेकंड। ओके, कीबोर्ड लग जाए। चल गया। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, RWA ट्यूशन क्लासेस। ये रहा RW ट्यूशन क्लासेस। जब RW ट्यूशन क्लासेस पे जाओगे तो आप जाओगे किस पे, YouTube चैनल पर। ये रहा YouTube चैनल RW ट्यूशन क्लासेस का, ठीक है। और जब YouTube चैनल पे आप जाओगे, जब YouTube चैनल पे जाओगे तो आप जाओगे लाइव पर, ठीक है। और लाइव पर जब जाओगे तो आपको कहां दिखाई देगा, ये 8:45 पर एग्जाम के टाइम में रिवीजन कैसे करना है। तो बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को एक जगह पर ध्यान से सुन लेना। 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डिटेल बता के चला जाऊंगा। और प्यारे बच्चे, बिहार बोर्ड RWA पर सुबह संडे में 7:30 बजे मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूं, कार्बनिक रसायन का सब कुछ कंप्लीट। कार्बनिक रसायन में MCQ के रूप में आपको अभिक्रिया याद करवाऊंगा। यानी कि अगर आप जाओगे किस वाले पर, आप जाओगे बिहार, मैंने लिखा बिहार बोर्ड RWA, क्योंकि इसमें ज्यादातर MCQ और 2 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। तो आप सुबह 7:30 आकर इसका लुत्फ जरूर उठा लो। लाइव देखो, बहुत तगड़ी क्लास है, ये खुद क्वेश्चन मैं डिजाइन कर रहा हूं इसके। कार्बनिक रसायन 14 दिसंबर सुबह 7:30 और जितने भी कार्बनिक रसायन के चैप्टर हैं उसकी जितने रिएक्शन हैं मैं टॉप MCQ करवाऊंगा। उसमें सारी नाम वाली अभिक्रिया, बाकी अभिक्रिया ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है। बिहार वालों के लिए तो है ही, क्योंकि MCQ में आती आता है। लेकिन मैंने इस तरीके से डिजाइन करी है कि आपको पेन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हैंड टू हैंड रिएक्शन भी याद होती रहेगी। अच्छा, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं बताता ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ, तो मुझे स्कैंडियम का बता दो और फिर इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं आज की। देख सकते हैं, देख सकते हैं सरकार, बताओ सरकार। स्कैंडियम 3+ जब मैंने किया तो यहां पर 4s0 3d 0 हो गया। और जब 4s0 3d 0 हो गया तो उसमें बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, एक और निकालना था तो हमने ये भी निकाल दिया। स्कैंडियम कितना होता है, किस होता है, आप चेक कर सकते हो, 4s2 3d1।
3 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या ही करोगे, जब कुछ बचा ही नहीं तो भाई रंगहीन होगा। अकेला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर ही, शाम के 7 बजे और 8:45 पर, संडे में 7:30 बजे, याद रखना। चलिए जी, यूपी बोर्ड, एमपी, राजस्थान, बिहार सबके लिए उसमें होगा। तो बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू पे इसलिए ला रखिए क्योंकि उसमें एमसीक्यू ज्यादा आता है। आपको एमसीक्यू से रिएक्शन याद हो जाए ये तो और जल्दी हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास में मैं आपको पूरा एक बार क्लियर करवा दूंगा, फिर आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे आपके टेस्ट लगातार लगाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए बढ़िया सा नमस्कार, तगड़ा सा जय हिंद।